हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 13 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, सुमित सर को किसी कारण की वजह से, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से कहीं जाना पड़ा। ठीक है, तो आज वो आपके साथ डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, बट कल से वो डेफिनेटली आपके साथ इस डिस्कशन को कंटिन्यू कर लेंगे। राइट। अब अगर आप आज की डेट नोटिस करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि सर आज तो बैसाखी है। ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। साथ में ही इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भी हमें और फेस्टिवल्स देखने को मिल जाते हैं। बट एट द सेम टाइम आप नोटिस कीजिए कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमें देखने को मिला था। कब? 13 अप्रैल 1919 में। राइट। यहाँ पर क्या हुआ था आप सभी जानते हो। जो जलियांवाला बाग है अमृतसर के अंदर, हमें देखने को मिलेगा। वहां पर बहुत सारे लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। उस टाइम पर जो ब्रिगेडियर थे ना, जनरल डायर, उन्होंने क्या किया, जो एकमात्र यहाँ का एग्जिट पॉइंट था उसको ब्लॉक कर दिया जलियांवाला बाग का। और जो निहत्थे इंडियंस थे उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि 1000 से भी ज्यादा जो अनआर्म्ड इंडियंस थे, अनआर्म्ड जो क्राउड था, उनको मार दिया गया। तो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, एक ब्लैक डे की तरह इसको देखा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। तो आज का दिन हमें ना थोड़ा हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी भी याद दिलाता है, किस तरह से उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं हमारे देश को आजाद करवाने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से तो है ही है, प्लस एज वेल एज इंडियन होने की वजह से भी ये हमारे लिए दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ। अगर आप नोटिस करोगे तो आज हम यहाँ पे 3 एडिटोरियल देखेंगे। पहला होगा ग्लोबलाइजेशन और एक्सपोर्ट से संबंधित। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है GS3 के पर्सपेक्टिव से। साथ में ही हम जो नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू कॉपरेटिव्स। राइट। और तीसरा हमारा आर्टिकल होगा विद रिगार्ड्स टू ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, दैट इज राइट ग्लोबलाइजेशन अगेन। और इसको आप GS पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, आप जानते हो जब हम बात करते हैं ना एक्सपोर्ट्स की, तो जनरली बात हम दो चीजों की करते हैं। एक तो बात होती है गुड्स की और दूसरी आती होती है सर्विसेज की। अब इंडिया के केस में बताओ कौन सी चीज अच्छी है? ऑब्वियसली सर्विसेज। हम सर्विसेज को काफी ज्यादा अच्छे से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो 2021-22 वाला जो साल था, वहां पर हम नियरली जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करते थे वो $9 बिलियन पर मंथ होती थी ऑन एन एवरेज। अभी ये साल के अंदर क्या हो गया है, ये बढ़कर हो गया $16 बिलियन पर मंथ। तो देख रहे हो कितना मेजर इंक्रीज हमें यहाँ पे सर्विस सेक्टर के अंदर देखने को मिला है एक्सपोर्ट्स के ऊपर। पर अगर हम गुड्स की बात करें तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। आई बात समझ में? तो गुड्स के अंदर एक्सपोर्ट हमारा यहाँ पे उतना तेजी से बढ़ नहीं रहा, सर्विसेज अच्छी खासी बढ़ रही हैं। तो सर्विसेज ने काफी अच्छा खासा बूम दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर सर्विसेज के अंदर कैसा बूम आया, क्यों आया बूम, इसके पीछे का कारण? देखो, मेजर कारण है इसके पीछे का हमारे जो IT फर्म्स हैं। ठीक है, आप देखते हो हमारे जो इन्फोसिस हो गया, TCS, विप्रो, ये बहुत सारी चीजें सर्विसेज को हमारी एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनका एक मेजर रोल रहा है। साथ में ही यहाँ पे GCC, दैट इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इनकी वजह से भी इंपॉर्टेंट बढ़ी है। देखो, आप समझने की कोशिश करो। मान लो कोई कंट्री है जो USA में बेस्ड है, पर वो क्या करेगी, कुछ अपना ऑफिस ना इंडिया में खोलने की कोशिश करेगी। और यहाँ से क्या होगा, कुछ सपोर्ट वाला ऑफिस होगा। ये समझ रहे हो, कुछ IT सपोर्ट देनी है, कुछ एनालिटिकल सपोर्ट, कुछ रिसर्च सपोर्ट, ये इंडिया से जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाली कंपनी यहाँ पे सपोर्ट दे रही है ना इंडिया में बैठी हुई, जो इंडिया में बैठे हुए जो ऑफिस हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स सर्विस सेक्टर के अंदर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल गए हैं। राइट। और दुनिया की अगर हम बात करें GCCs की, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की, तो इंडिया नियरली 40% GCC को होस्ट करता है। और आने वाले टाइम के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नंबर और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो डेफिनेटली सर, सर्विसेज बढ़ने के पीछे कोई कारण तो है। पर अभी भी ऐसा राइटर का मानना है कि इस पर्टिकुलर पोटेंशियल को हमने पूरे अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, फाइनेंस की बात कर लो, मेडिसिन की बात कर लो, एजुकेशन की बात कर लो, लॉ की बात कर लो, इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है आने वाले टाइम्स के सर्विसेज को इंप्रूव करने के अंतर्गत। एंड डेफिनेटली उससे क्या होगा, सर्विसेज की जो एक तरह की वेव है ना, इसको हम और भी आगे लेके जा सकते हैं। जैसे जैसे हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ आएगा आने वाले टाइम के अंदर, अभी तो नहीं है पर कोशिश कर रही है सरकार। ठीक है, प्राइवेसी इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। तो डेफिनेटली उससे हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट बढ़ते रहेंगे। पर यहाँ पर राइटर का एक बात और भी है कि सर्विसेज बढ़ रही हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूरी तरह से इग्नोर कर दें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अब उसमें भी ना यहाँ पे राइटर ने दो चीजों की बात करी है। एक बात करी है स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग की और दूसरा है लो स्किल्ड जॉब्स की। अब इंडिया में ना एक्चुअल में हुआ क्या है, जो फोकस है ना थोड़ा हमारा कैपिटल इंटेंसिव के ऊपर ज्यादा रहा है या फिर स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा। तो जैसे फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल हो गया, टू व्हीलर्स हो गया, इनमें हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं। फार्मा के अंदर देखो हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, टू व्हीलर्स के अंदर भी हमें अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर देते हैं। पर
अगर बात करें हम लोगों को नौकरियां दिलवाने की, वो कैसे आएंगी? जब कहीं ना कहीं हम लो स्किल्ड जॉब्स को और क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि जो हमारी कुछ स्कीम्स है ना, जैसे पीएलआई स्कीम हो गया, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वाली स्कीम्स हो गया, ये ज्यादा काम नहीं करने वाली। क्यों नहीं काम करने वाली? क्योंकि देखो आप इनका नोटिस करो कि यहाँ पर जो आपने कहीं ना कहीं सेक्टर्स को बेनिफिट दिया है, वो मास जॉब क्रिएटर नहीं है। ठीक है, वो एक्सपोर्ट में आपको जरूर भले हेल्प कर सकते हैं, पर एक्चुअल में है क्या, वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। और वहां पे आप जानते हो जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स नहीं है, कहीं ना कहीं उनसे जॉब बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इसी पर्टिकुलर चीज को ना राइटर ने एग्जांपल के थ्रू प्रूव किया है, डेटा के थ्रू। जैसे पीएलआई के अंतर्गत जितना भी हमने 15% प्रपोज इन्वेस्टमेंट देखा है ना, वहां से सिर्फ 3% प्रपोज जॉब्स क्रिएट होने की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो कहने का पॉइंट यह है कि फोकस हमारा किस पे होना चाहिए? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे होना चाहिए, ना कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो फोकस क्या करें? इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें, हमारी जो वर्क फोर्स है उसको थोड़ा और स्किल्ड करें, उसको एजुकेटेड करें, एंड कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेकर आ पाए, ताकि हम अपनी जॉब्स को और भी क्रिएट कर पाए। तो स्किल सर्विसेज को हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में ही कहीं ना हमें दुनिया को भी कोशिश करनी पड़ेगी कि थोड़ा अपने अपने जो सेक्टर है अपना, उसको थोड़ा लिबरलाइज करें। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई इंडिया का डॉक्टर है, अब इसको एक्सपोर्ट करनी है अपनी सर्विस, तो वो कैसे करेगा? वो तभी कर पाएगा ना कि बाहर कोई बंदा हुआ, बाहर कोई पेशेंट है, मान लो यूएस में कोई पेशेंट है, वो अपना इलाज इस डॉक्टर से कराए जो इंडिया में बैठा हुआ है। पर क्या वो ऐसा करवा सकता है? द आंसर इज नो। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि देख लो, जैसे मान लो ये यूके में है, तो यूके के अंदर जो डॉक्टर की रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है ना, तो वो इंडियन क्वालिफिकेशन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। कहने का मीनिंग क्या? अगर कोई मान लो यहाँ का एमबीबीएस वाला पर्सन है ना, तो यूके वाले इस एमबीबीएस को मानते नहीं है, तो ये बंदा जो इंडिया का है वो यूके के पेशेंट को इलाज कर ही नहीं सकता। अगर सोचो हमने इस चीज को रिकॉग्नाइज करवा दिया कि इंडिया के एमबीबीएस बंदा वहां पे लोगों का इलाज कर सकता है, तो उससे क्या होगा? उससे हमारे सर्विस एक्सपोर्ट और बढ़ सकते हैं। अभी इंडिया के पास इस साल G20 की प्रेसिडेंसी आप सभी जानते हो, तो बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास की जो सर्विसेज की ग्लोबलाइजेशन है ना, वहां तक हम लेके जा पाए। जो भी डिफरेंट डिफरेंट बैरियर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उसको खत्म करते हुए कहीं ना कहीं सर्विस एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें, साथ में मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें, तो ओवरऑल हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो काफी अच्छे से इंप्रूव हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे राइटर ने बताए हैं, और इसी के साथ हमारा पहला एडिटोरियल ये हो गया कंप्लीट। दोस्तों चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ, जो रिलेट करता है कोऑपरेटिव्स के रिगार्डिंग, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो जब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव्स की, तो जनरली हम बात करते हैं ऐसे कुछ बिजनेस की या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो लोगों के द्वारा मिलकर ओन किया जाता है और उसको रन किया जाता है। कहने का मीनिंग क्या? कि उसके ओनर भी वही होते हैं और उसको चलाते भी वही हैं। अब जब हम बात देखो कोऑपरेटिव्स की तरफ आते हैं, तो आपने कुछ ना बैंकिंग कोऑपरेटिव सुने होंगे, सुने हैं ना? जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में सुना होगा, राइट? जैसे पीएमसी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, सुना था ना? तो इस तरह से बैंकिंग कोऑपरेटिव्स के रिगार्डिंग क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, ये यहाँ पे राइटर ने डिस्कशन किया है। ऑन द अदर हैंड कुछ कोऑपरेटिव ऐसे भी तो हो सकते हैं जो नॉन बैंकिंग हो, जैसे अमूल की बात कर लो। ठीक है, कल हमने अमूल का डिस्कशन भी किया था, तो ये भी तो एक कोऑपरेटिव हुआ ना। यहाँ पर लोग मिलकर ही तो कहीं ना कहीं काम चला रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह के जो नॉन बैंकिंग वाले हमें या नॉन फाइनेंशियल कोऑपरेटिव देखने को मिल जाते हैं, ये क्या अच्छा कर रहे हैं, कैसे इनके रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट करी जा सकती है, ये सारी बातें कोऑपरेटिव्स के रिगार्डिंग राइटर ने यहाँ पे करी हैं। तो चलिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल को भी हम अच्छे से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं राइटर की जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ना, वो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। जैसे जैसे इंडिया की इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिली, उसी तरह से हमें इन कोऑपरेटिव मूवमेंट उस टाइम से लोगों की तरफ से देखने को मिल जाती है, जहां उनके द्वारा अच्छा खासा पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। अब कॉपरेटिव्स ने, जो कि कौन सी हैं, नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, बैंक वगैरह को छोड़ के उनकी बात कर दी है, जैसे अमूल की बात हो गया। अब इस तरह के कॉपरेटिव्स ने बहुत अच्छा काम किया है। कैसे? इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया है, लोगों की जो इनइक्वालिटीज उसको कम किया है। ठीक है, अमूल से क्या हुआ आप खुद देखो ना, कि लोगों को रोजगार मिला, एक तरह से उन्होंने अपने ज्यादा दाम अपने चार्ज कर पाए हैं, एंड उसके हिसाब से पुअर का जो लिविंग स्टैंडर्ड था उसको इंप्रूव किया जा पाए। अब अगर आप देखोगे कॉपरेटिव वर्ड ना आपको स्टेट लिस्ट में देखने को मिलेगा, बैंकिंग जो वर्ड है वो आपको यूनियन लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर राइटर थोड़ा हिंट कर रहे हैं, हिंट क्या कर रहे हैं, कि जो कॉपरेटिव वाली चीजें है ना, ये थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल करे तो बेहतर है, बैंकिंग वाली चीजें यूनियन करे तो बेहतर है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आप बात कर लो कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो अभी तक क्या पता क्या होता था, यहाँ पर दो लोगों का कंट्रोल आता था। एक तो हो गया हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल, ठीक है, ऑन द अदर हैंड एक होता था आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स का। अब आरबीआई तो आप नोटिस करो, आरबीआई क्या है? आरबीआई एक बहुत ही प्रोफेशनल बॉडी है। ये किस तरह से काम करती है? ये देखती है कि यार अच्छे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, नंबर्स ठीक है या नहीं है, ये सारी चीजें चेक करी जाती हैं। आरओसी थोड़ा पॉलिटिक्स के ऊपर काम करती है, ठीक है ना, कि पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह के ऊपर काम करती है। तो यहाँ पर ना दिक्कत यहाँ हो जाती थी कि यहाँ पे डुअल कंट्रोल देखने को मिलता था।
और इस डुअल कंट्रोल की वजह से क्या होता था, जब कोई काम ना आपने दो लोगों में बांट दिया, या रेदर आई शुड से कि दो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो दरअसल में रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसी की भी नहीं बचती। और कोऑपरेटिव बैंक्स के पीछे का फेल होने का मेजर कारण डुअल कंट्रोल ही कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता था। ठीक है, तो ये एक इशू रहा कहीं ना कहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई के हाथ में क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी हो गया, बैंकिंग लाइसेंस हो गया, आरओसी के पास क्या हो गया, इनकॉर्पोरेशन हो गया, उसका मैनेजमेंट, ये सारी बातें। अब इन्हीं वजह से कहीं ना कहीं डुअल कंट्रोल ने रोका इनको ग्रोथ को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो कि इंडिया में अभी 10 लाख के कॉपरेटिव्स देखने को मिलते हैं, उनमें से नियरली 1 लाख से भी ज्यादा फाइनेंशियल कॉपरेटिव्स हैं। इसमें आपके पीएससीएस आ गया, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, डीसीसीबी आ गया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, ये सारे आ गए। अब इनमें जो हुआ पता क्या, इनमें बात हुई पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। मैं बता रहा था ना, जैसे आरओसीज हो गया, ये ढंग से कभी काम ही नहीं कर पाते थे। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, फिर वो क्या करते थे, किसी ऐसे बंदे को लोन दे दिया जो पैसा रिटर्न ही नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिले थे। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कीजिए, पिछले 5-6 सालों में ना आरबीआई ने 54 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। ठीक है, उसके साथ ही इनको बहुत सारे अर्बन कोऑपरेटिव नॉन शेड्यूल बैंक्स को मर्ज करना पड़ा, क्योंकि हालत बड़ी खराब थी। बैलेंस शीट जो है इनकी है वो काफी ज्यादा खराब चल रही है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। तो इस तरह के हजारों से भी ज्यादा केसेस ना फ्रॉड के हमें देखने को मिले थे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंतर्गत, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरनल कंट्रोल नहीं था, अपने जो एक्सपोजर है, कितना किसको लोन दिया, उसकी अंडर रिपोर्टिंग करी जा रही है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं, एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है ना, ढंग से लोन नहीं दिया जा रहा बेसिकली। इस वजह से आरबीआई या रेदर आई शुड से गवर्नमेंट ने क्या किया, बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस लेके आए जून 2020 के अंतर्गत। ठीक है ना, अमेंडमेंट हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या बात करी ना, यहाँ पर इन्होंने जो अर्बन कोऑपरेटिव थे वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पावर्स को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई सुपरसीड कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, एमडी होंगे, उनको ना ढंग से चूज किया जाएगा। ऐसे नहीं कि पॉलिटिकल कोई अपना बंदा ही बिठाए जा रहे हैं। ठीक है, कई बार होता है ना कि मंत्री अपने बंदे को ही कहीं ना कहीं एमडी वगैरह बना देते हैं। ये चीज नहीं होगी। अगर वो बंदा फिट है, ठीक है ना, तब उसको यहाँ पे एमडी बनाया जाएगा, अदरवाइज नहीं बनाया जाएगा। उसके साथ ही मॉरिटोरियम, मॉरिटोरियम मतलब एक तरह के कई बार रोक लगा देती है ना आरबीआई कि बस इससे ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते, तो मॉरिटोरियम लगाए बिना भी उसका अमेलगमेशन हो जा सकता है। साथ में ही बैंक्स के अंदर गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव करें, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो गलत लोगों को लोन ना दें, अपने अंदर प्रॉपर रेगुलेशंस लेकर आए। ये सारी बातें आरबीआई के अंतर्गत आरबीआई को ज्यादा पावर इसके रिगार्डिंग दी गई थी, और इस पर्टिकुलर चीज ने हेल्प करा है कि आज वो डुअल कंट्रोल वाला इशू था ना, उसको काफी हद तक रिजॉल्व करने के अंदर यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, अब अगर आप, जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था ना स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट की, तो अगर आप नोटिस करो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोलना, रेगुलेट करना, वाइंड अप, ये स्टेट सब्जेक्ट है। इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने ना इस आरबीआई सर्कुलर को चैलेंज किया कि भैया ये सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे ये पर्टिकुलर चीज लेके आ गई, ठीक है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए था। तो डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर ये चीज चलती हुई हमें देखने को मिल रही है। अब यहां पर उसी के साथ जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक और बिल भी लेके आया है। क्या बिल है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, इसको अमेंड कर रहा है बेसिकली। ठीक है ना, तो इसके अमेंडमेंट की रिगार्डिंग भी बिल है। तो अभी ये बिल काफी एडवांस स्टेजेस के ऊपर है, क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है इसके रिगार्डिंग। तो यहां पर भी इस बिल के अंदर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पता क्या कोशिश है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि जो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनकी हालत बड़ी ज्यादा खराब है ना, इनको कहीं ना कहीं इनकी हालत को थोड़ा ठीक करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि इनके लिए एक तरह का हम अलग से फंड बना दें। ठीक है ना, जहां पर क्या होगा, जो प्रॉफिट वाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो पैसा डालेंगी, जब कोई दिक्कत आएगी तो इनके लिए वो यूज कर लिया जाएगा। साथ में ही अगर कोई ढंग से काम नहीं कर रहा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो वहां पे उसका अमलगमेशन भी हो सकता है। इसके अलावा इनके बोर्ड मेंबर्स, जो बोर्ड है ना मेन जैसे एमडी हो गया या बाकी जो बोर्ड मेंबर्स हो गया, उनके लिए क्या बनाया जाए, एक तरह की कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनाई जाए जो इसके इलेक्शंस कंडक्ट कराए। तो इलेक्शंस फेयर एंड फेयर बेसिस पे होंगे, तो जो प्रॉपर केस बेस पे ना, जो एक्चुअल में बंदे उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फिट करेंगे वही यहाँ पे एंटर कर पाएंगे, पॉलिटिकल बंदे यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बातें इस पर्टिकुलर बिल के अंतर्गत करी गई हैं। साथ में कोई शिकायतें होती हैं तो उसके लिए ऑम्बुड्समैन भी क्रिएट किया जा पाए, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कुछ बदलावों के थ्रू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की सिचुएशन को थोड़ा हम इंप्रूव कर पाए। राइट, अब देखो अगर आप नोटिस करोगे, चाहे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात कर लो, चाहे रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स की बात कर लो, इनका डिपॉजिट बेस बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि नोटिस करो रूरल कोऑपरेटिव के पास 6 लाख करोड़ हो गया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास 5 लाख करोड़। अब इतना डिपॉजिट इनके पास है, तो कहीं ना कहीं लोगों का पैसा सुरक्षित है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। और खुद बताओ ना, देखो इन दी एंड का काम क्या है, इन दी एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का काम तो यही है ना, कि जो मेरे और आपके जैसे लोग जो पैसा जमा कराते हैं किसी भी बैंक के अंदर, उनका पैसा भैया सुरक्षित रहना चाहिए।
अगर ये पैसा ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो क्या पॉइंट है फिर बैंक में पैसा रखने का। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि आईसीआईसीआई बैंक के लिए अलग रेगुलेशंस क्यों और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए अलग रेगुलेशंस क्यों, जबकि काम तो यही होना चाहिए ना कहीं डिपॉजिटर का पैसा सेफ रखना है। तो यहाँ पर भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी प्रॉपर रेगुलेशन रखो। तो ये बात यहाँ पे राइटर की कहनी है। और साथ में अगर आप देखोगे ना तो नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स की बात कर जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अलग अलग चीजें करी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, एक अलग मिनिस्ट्री हमने बना दिया, मिनिस्ट्री फॉर कॉर्पोरेशन की। ठीक है, साथ में ही एफपीओ अगर आप एस्टेब्लिश करते हो उसके लिए हमारी स्कीम भी है। ठीक है, एंड साथ ही साथ अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम्स के रिगार्डिंग हमने स्कीम्स लगाई है ताकि कॉर्पोरेटिव इसके अंदर भी आ पाए। जो जेम पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वाला जो पोर्टल है, वहां पर भी हमने फोकस दिया है एमएसएमईज को, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स को, कि उनकी गुड्स एंड सर्विसेज वहां पर जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो खरीदें। ई नैम लेकर आए हैं। ये सारे क्या काम कर रहे हैं? ये सारे यही काम कर रहे हैं कि जो इस तरह के हमारे जो कॉर्पोरेटिव्स के इनिशिएटिव्स है ना, इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। ऊपर से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम हो गया, ओडीओपी जिसको बोलते हैं। ये पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, ये जो कॉर्पोरेट जो छोटे लेवल पे ऊपर कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। इनके लिए वेलफेयर स्कीम्स हैं, फिशरीज के लिए, डेयरी डेवलपमेंट के लिए, मिल्क कॉर्पोरेट्स अमूल वगैरह तो आप जानते हो कितने अच्छा सक्सेस हमें देखने को मिला है। साथ में हमारी कोशिश है कि इनके जो कॉर्पोरेट्स के मॉडल है ना वो अलग अलग जगह पे हम लेकर आए। जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग के अंदर, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, इन सभी अलग जगह के अंतर्गत आने चाहिए। तो इस तरह से आप नोटिस करो कि कुछ नए स्टार्टअप्स भी इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो काफी सारे बेनिफिट्स यहाँ पर कॉर्पोरेटिव्स, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेटिव्स को सरकार के द्वारा प्रोवाइड करे जा रहे हैं। उसी तरह से अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर कॉर्पोरेटिव बैंक्स को जरूरत क्या है कि अपनी गवर्नेंस को कहीं ना कहीं वो इंप्रूव करें। और साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को फोकस ना नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेटिव्स के ऊपर करना चाहिए, रेदर देन कि वो इस बात पे लड़े कि यार फाइनेंशियल कॉर्पोरेटिव्स, यानी कि कहने का मतलब ये बैंकों के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे लॉ बना रहा है, क्यों बना रहा है, इसके ऊपर अपनी एनर्जी ना वेस्ट करें। फोकस करो नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेटिव्स के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं ने तो इतनी ज्यादा डेवलपमेंट करी है। अमूल का एग्जांपल देखा हमने, स्कीम देखी, ओडीओपी देखा। ये सारी चीजों के ऊपर अगर कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट अपना ध्यान अर्जित करे रेदर देन इस चीज के ऊपर कि यार ये बैंकिंग अमेंडमेंट्स कैसे कर दिए, यहाँ पर इनको फोकस नहीं करना चाहिए और नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स के ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली हमें लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो डेवलप हो पाए, एंड ओवरऑल जो डिपॉजिटर का पैसा है वो भी काफी हद तक सिक्योर रहेगा। तो इस तरह से आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चल सकते हो। तो यूनियन लिस्ट वाली चीजें यूनियन लिस्ट में देख ली और स्टेट वाली हमने यहाँ पे स्टेट के द्वारा काम होता हुआ उसमें देख लिया। तो ये हो गया हमारा कॉर्पोरेटिव्स के रिगार्डिंग दूसरा आर्टिकल। चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडिया मस्ट बोर्ड द ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बस। और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो पहले मैं आपको ना एक आर्बिट्रेशन वर्ड बार बार यूज हुआ है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, उसका आपको मीनिंग बता देता हूँ। देखो कई बार क्या होता है ना कि दो पार्टीज के बीच में मान लो जैसे कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, अब इस जो विवाद हो गया इसको सुलझाए कौन? तो कई बार क्या होता है ना कि एक थर्ड पार्टी को यहाँ पे बुला लिया जाता है, और ये क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है थर्ड पार्टी, इम्पार्शियल, एक न्यूट्रल पर्सन को बुला लिया। समझ आया? तो इसी को बोलते हैं क्या, आर्बिट्रेटर। ये दोनों को अच्छे से सुनेगा, फिर कहीं ना कहीं अपना उसके हिसाब से अपना फैसला बताएगा कि क्या सही क्या है क्या गलत है। उसी तरह से हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, वो भी हमें थोड़ा सा सिमिलर प्रोसेस ही है। वहां पर क्या करता है ना, वो कोशिश करता है कि एक एक तरह से ना कि कैसे आपस में कम्युनिकेशन इन दोनों पार्टीज के बीच में इंक्रीज करी जा पाए। ठीक है ना, इनके बीच में बहुत ज्यादा विवाद है ना, तो आपस में बात करने को रेडी ही नहीं है। तो एक तरह से इनफॉर्मल प्रोसेस होता है जहां पर इनको बात करवाने के अंदर हेल्प करी जाती है कंसिलिएशन के अंतर्गत। अब देखो यहाँ पर राइटर पता क्या बात कर रहे हैं, राइटर ये बात कर रहे हैं कि इंडिया ना आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के मामले में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया, पर अभी भी इंडिया का मौका है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंतर्गत। देखो आप समझने की कोशिश करो, अगर आप जैसे आप नोटिस करोगे कि हमारे जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, इन्होंने क्या बात करी थी कि इंडिया को जरूरत है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की। मैं समझाता हूं। अगर आप देखो अब तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट नहीं आती जो वर्ल्ड बैंक पहले रिलीज करता था, पिछले 2-3 साल से नियरली नहीं आई है। पर जब आप नोटिस करो कि इंडिया 2014 में ना 142nd रैंक पे था, 2019 तक इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया और इंडिया 63rd पोजीशन पे आ गया। बहुत अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। पर एक चीज थी जहां पर इंडिया की इंप्रूवमेंट बहुत ही कम हुई, वो थी कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करने के अंतर्गत। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना कि इंडिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको इन्फोर्स करना है तो 4 साल से भी ज्यादा का टाइम लग जाता है, और बहुत सारी इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है। आप खुद देखो ना कि कई बार कोई झगड़ा हो गया तो क्या करते हैं, फिर बड़ा ही मेजर इशू आ जाता है वहां के अंदर, आता है या नहीं आता? बिल्कुल, कई कई सालों तक कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं, काफी सारी दिक्कतें आती रहती है, बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। इसका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल। कोई भी पर्सन का बाहर से कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो सोचेगा ना यार ये कंट्री इस पर्टिकुलर मामले में कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करने के अंदर कितनी अच्छी है,
और इंडिया का काम यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। अब इंडिया ने, आप सभी जानते हो कि 1991 के अंदर अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। उसी टाइम पर ना दुनिया भर में हमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का हमें देखने को मिल रहा था, क्योंकि जब इस तरह से कहीं ना कहीं कंट्रीज आपस में इन्वॉल्व होंगी, एक तरह से ग्लोबलाइजेशन की वेव आएगी, तो क्या डिस्प्यूट्स नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो इंटरनेशनल आर्बिट्राइजेशन की बड़ी ज्यादा जरूरत हमें देखने को मिल जाती थी। अब इंडिया ने भी यहाँ पे स्टार्ट करा, ठीक है, हमने एक आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट लेकर आए 1996 के अंदर, पर काफी सारे यहाँ पर इश्यूज हमें देखने को मिले थे, ठीक है ना। हम ज्यादा आर्बिट्रेशन फ्रेंडली नहीं थे, ऐसा श्री कृष्णा कमेटी ने भी यहाँ पे बात करी थी। तो काफी सारे इश्यूज इसके अंदर देखने को मिलते। फिर हमने क्या किया, 2015 और 2019 के अंदर अमेंडमेंट लेकर आए, ताकि ये जो इश्यूज कहीं ना कहीं थे, जहां पर हम आर्बिट्रेशन फ्रेंडली ज्यादा नहीं थे, ठीक है, एनफोर्समेंट अवार्ड्स को कैसे इन्फोर्स करना है, वहां पर कई बार इंटरफेरेंस आ जाता था, हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग, उनको हमने कुछ हद तक ठीक करने की यहाँ पर कोशिश करी है। पर फिर भी आज के टाइम पर भी अगर आप नोटिस करोगे ना, जो इंडियन बिजनेसेस हैं वो इंडिया में कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन नहीं चाहते, रेदर वो जैसे फॉर एग्जांपल सिंगापुर हो गया, सिंगापुर जैसी कंट्रीज के अंदर जाना पसंद करते हैं, जहां पर आर्बिट्रेशन का एक हब वो बन चुका है, ठीक है। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है ना, वो काफी अच्छा काम कर रहा है, इंडियन कंपनीज ही बल्कि उसकी सबसे बड़ी यूजर्स हैं। तो इंडिया का ना थोड़ा पीछे जरूर रह गया है, पर इंडिया के पास अभी भी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया आर्बिट्रेशन के अंदर काफी अच्छा काम कर सकता है। वो कैसे? क्योंकि देखो इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ मूव करें, तो वहां पर अच्छा काम किया जा सकता है। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे भी आप देख लो, हमारे जो जजेस थे, जो जुडिशरी थी, उन्होंने ऑनलाइन हियरिंग्स करी है ना, तो कहीं ना कहीं उस चीज को मैनेज करने की कोशिश करी है। तो अगर हम कहीं ना कहीं वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंतर्गत डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इससे बहुत फायदा होगा। किस तरह का फायदा सर? देखो, एक तो जो कोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, हम उसको कम कर पाएंगे, और इससे टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी, क्योंकि आप नोटिस करो ना, आपने घर पे बैठे कहीं ना कहीं आपने चीजों को कर दिया, ठीक है, तो कॉस्ट भी बच गई, टाइम भी बच गया, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं हुआ कि आपको बहुत ज्यादा टाइम भी लग गया, ठीक है। और साथ में ही ना, आप खुद देखो, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, ये नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कि इनका यूज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एआई आपको काफी सारे मामलों में हेल्प कर देगा सिमिलर केसेस को लिस्ट करने के लिए, तो वहां पर आपको हर चीज के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आपको सारी चीजें पहले से रेडी बन जाएंगी। आपके पास एक प्रॉपर डेटाबेस बन जाएगा, उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। जो अभी सारी फाइलें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, कहीं ना कहीं सारी चीजें ऑटोमेट हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ओवरऑल वर्क फ्लो है ना, उसको काफी हद तक बेहतर किया जा सकता है। डिजिटल सिग्नेचर हो गया, हमारी स्टैंपिंग हो गया, ये सारे अलग अलग तरीके हैं जहां पर टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं, ताकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो हो वो प्रॉपरली हम कहीं ना कहीं कर पाए। जो अलग अलग प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं, वो ऑलरेडी लाखों ही डिस्प्यूट्स ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। एंड इवन नीति आयोग ने भी ये बात करी है कि इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं यूज करें, एंड एक इफेक्टिव और एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम हम यहाँ पर क्रिएट कर पाए थ्रू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर देखो क्या करना होगा, हमारे तीनों जो पार्ट्स है ना, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, तीनों को यहाँ पे साथ में आना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आरबीआई है। अब आरबीआई के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको कुछ कंप्लेंट करनी है या इस तरह की चीजें करनी है, तो आरबीआई के पास प्रॉपर डिजिटल मैकेनिज्म है, ऑनलाइन यहाँ पे आप डिस्प्यूट आराम से सॉल्व करवा सकते हो। एनपीसीआई, ठीक है ना, जो यूपीआई वगैरह हो गया या इस तरह की कुछ भी आपको शिकायतें होती हैं, सारी चीजें आप ऑनलाइन करा सकते हो। अदरवाइज आप खुद सोचो कि कोई डिस्प्यूट हो गया, पेमेंट के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट हो गया, तो कितना मुश्किल होता होगा अगर आप फिजिकली जाके उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को सॉल्व करवाना चाहते हो। लगी ना कॉस्ट, उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व हुआ ना। पर ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू ये सारी चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो जा सकती हैं। ये कॉस्ट और जो टाइम इतना ज्यादा वेस्ट हो रहा है, और इतना ज्यादा जो कहीं ना कहीं डेटा को भी हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते, ये सारे इश्यूज को हमने सॉल्व किया है। आरबीआई, एनपीसीआई और ओएनडीसी जो है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसी तरह से हमारी जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी भी यहाँ पर काम अच्छे से कर सकती है, ताकि ओडीआर को हम एक सक्सेस बना पाए। यहाँ पर राइटर ने 3 प्रॉपर मेजर्स भी सजेस्ट किए हैं। जैसे पहला है कि हमें इसका यूज को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि इसके साथ में अगर आप देखें कि ओडीआर के जो आउटकम्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो आउटकम्स हैं, उनका फास्ट ट्रैकिंग करें, उनका एनफोर्समेंट हो पाए प्रॉपरली। साथ में ही स्टैंप फीस हो गया या कोर्ट फीस हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गया, इनको या तो कम कर दें या फिर एक को हटा ही दें। तो क्या होगा, लोग सोचेंगे ना, यार यहाँ तो फीस कम है, यहाँ तो स्टैंप ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ रही, तो मैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंतर्गत जाता हूँ। आई बात समझ में? उसमें टाइम भी कम लग रहा है, मेरी फीस वगैरह भी नहीं पे हो रही, तो डेफिनेटली ओडीआर के अंदर मैं अट्रैक्ट हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल। तो इंसेंटिव दिया जा रहा है एक तरह से यहाँ पे। दूसरे के साथ में ही हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मान लो कि हमने बोल तो दिया कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हम करेंगे, पर लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं है, लोगों के पास मोबाइल फोन ही नहीं है, या
एक तरह से कोई तरीका ही नहीं है जिसके थ्रू वो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तक पहुंच पाए। तो ये डिजिटल डिवाइड हो गया, इस तरह के इश्यूज को कहीं ना कहीं हम सॉल्व करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हम जो आधार केंद्र होते हैं हर जगह हमें देखने को मिल जाएंगे, उन्हीं को ही अगर हम ओडीआर कियोस्क की तरह यूज करें तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, उससे हम ओडीआर को हर गांव हर शहर तक यहाँ पे प्रॉपरली हम पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से आप नोटिस कर रहे हो जो ई कोर्ट वाला प्रोजेक्ट है उसको भी हमने 7,000 करोड़ रुपया दिया है, ठीक है ना। तो उसी तरह से ओडीआर के लिए भी एक डेडिकेटेड फंड हमारे पास होना चाहिए ताकि इसके लिए जो भी खर्चा हो हमारे पास तो प्रॉपरली पैसा उपलब्ध हो। साथ में अगर आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पर ना ऐसा भी देखा जाना चाहिए कि जो ओडीआर है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है इसको ग्रीवांस रिडक्शन मैकेनिज्म के तौर पे भी देखा जाना चाहिए, ताकि एक तरह से ट्रस्ट तो बने ही बने, प्लस साथ ही साथ जो डिस्प्यूट्स हैं उनको एक कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के अंदर हम कहीं ना कहीं यूज करें, तो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं कि कोई भी शिकायत आई उसको अकॉर्डिंगली ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के माध्यम से कहीं ना कहीं उसको सॉल्व कर दिया। डेफिनेटली जो सिंगापुर आज के टाइम पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का थ्रू बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मेजर हब बना हुआ है, इंडिया भी आने वाले टाइम में उस तरफ अपने कदम लेके जा सकता है ताकि यहाँ पर जस्टिस फॉर ऑल हो, ठीक है, और सबके फिंगरप्रिंट्स, कहने का मतलब ऑनलाइन है ना, फिंगर टिप्स मतलब उसके थ्रू कहीं ना कहीं कर पाए। तभी ये चीज इंडिया ने भले आर्बिट्रेशन हब के केस में इसको बस को मिस कर दिया होगा पर ऑनलाइन की जो कहीं ना कहीं अभी भी बची हुई है रेस, उसके अंदर इंडिया एक बहुत अच्छा काम कर सकता है। इंडिया भी एक लीडर की तरह यहाँ पे इमर्ज कर सकता है। तो ये थे आज के तीनों आर्टिकल जो हमें डिस्कस करने थे। आई होप आपको सभी को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।